हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एलटी के सिलेबस में जो एकेडमिक एप्टीट्यूड सेक्शन है आपका, उसका यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 2 के हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यहाँ पर आपका यूट्यूब पे, लेकिन वो मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप लोग भी एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके एलटी के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने डिटेल में थ्योरीज एक्सप्लेन कर रखी है, जिसको हर बार यहाँ पर कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा एमसीक्यूज जो यहाँ पर चल रहे हैं वो तो आप करते ही रहिए, उससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 3। और यूनिट 3 में हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर आप अपने सिलेबस में भी चेक करोगे तो शैक्षिक तकनीकी आपका पहला टॉपिक है यूनिट 3 का। उसके क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसकी डिटेल वीडियो जो है वो भी मैं मेंबर्स के लिए अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डैश कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्ने व्हिच मींस एन आर्ट और क्राफ्ट। ठीक है, तो कौन सा जो इनमें से शब्द है वो आपका टेक्ने से आया है। ग्रीक शब्द टेक्ने से आया है, जिसका अर्थ होता है कला या शिल्प। तो ये है आपका टेक्निक, टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, टेलीपैथी। तो ये है आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप चेक कीजिए, ये जो टेक्नोलॉजी वर्ड है आपका ग्रीक शब्द टेक्ने से आया है। इसका अर्थ होता है किसी प्रकार की आर्ट या कला, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ध्यान में रखेंगे कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसको सिर्फ साइंटिफिक मशीन्स वगैरह से जोड़ लेते हैं कि अगर कोई मशीन आ गई तो वो क्या हो गया, वो टेक्नोलॉजी हुई। लेकिन टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपकी प्रोग्राम या किसी काम को करने की सही टेक्निक भी होती है। आप एआई वगैरह को देखो, वहां पर ये टेक्नोलॉजी ही तो है, लेकिन उसमें है क्या, पीछे से उसमें प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसमें आपके डिवाइसेस तो आएंगे ही। कौन कौन से, जैसे कि आजकल स्मार्ट क्लासेस होती हैं तो वहां पर स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं। फिर आप बच्चों को मोबाइल में भी बहुत सारा काम दे रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग एप्स हैं, वो भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग एप्स भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन के लिए ओएचपी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी आपका क्या है, नई तरह की टेक्नोलॉजी है। प्रोजेक्टर्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये तो है ही, लेकिन ये क्या हो गया, ये इसका मशीन वाला पार्ट हो गया। अगर हम किसी काम को करने का सही वे जानते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, तकनीक कहते हैं। कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी टेक्निक बता दी। तो यही क्या होता है आपका, यानी कि जो आपका कंटेंट है, जो आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमने पढ़े थे ना आपके, किसमें पढ़े हमने, यूनिट 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि जब टीचिंग हमें अच्छी तरीके से करनी होती है तो वहां बच्चों के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। तो टीचिंग करने के लिए भी आपके सामने कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ शिक्षण के सूत्र होते हैं, उनको समझना होता है। वो भी आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ही आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। आगे बढ़ेंगे। It includes the use of audio-visual equipment, which is referred to as the hardware aspect of the educational technology. It is the। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो दृश्य श्रव्य उपकरण हैं, उनका उपयोग इसके अंदर शामिल है, और इसे हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी का हार्डवेयर पहलू के रूप में जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, लम्सडेन ने जो है आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। और ये आपको तीनों पता होने चाहिए किसको उन्होंने क्या कहा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 में आती है आपकी हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में आप जानते हो हार्डवेयर क्या होता है, जो चीज टेंजिबल होती है, यानी हम उसे छू सकते हैं। तो जैसे ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड जो है, इसको मैं छू सकती हूँ, ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर हर वो चीज हो गई जो आप यूज कर रहे हो टीचिंग के लिए और उसे आप छू सकते हो। आपकी टीचिंग लर्निंग एड्स हो गई, जो भी आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो सब आपके क्या हो गए, हार्डवेयर में आएंगे। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 जिसमें हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को ले रहे हैं, कोमल शिल्प उपागम, इसमें आ गया आपका कंटेंट।
ये स्मार्ट बोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन इस पे ये जो कंटेंट चल रहा है इसको मैं छू थोड़ी सकती हूँ, इसको तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, पढ़ के इंफॉर्मेशन आपको समझा रही हूँ, आप इसको समझ रहे हैं, हम इसे छू नहीं रहे हमारे लिए, लेकिन ये नॉलेज क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो है आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दिस इज योर सॉफ्टवेयर। और यहीं से जो अभी मैंने आपको पहले बात समझाई कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ हार्डवेयर को यानी मशीन वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करोगे, आपके जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैगजिम्स होते हैं, टीचिंग के फेजेस हैं, भाई आपको इस तरीके से आपको टीचिंग करनी है, ये जो प्रॉपर तरीका आपको बताया जा रहा है, ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका अप्रोच है ये। फिर आगे आपका तीसरा सिस्टम एनालिसिस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 जो होता है ये आपका सिस्टम एनालिसिस है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1+2 मिलकर ही आपका ये सिस्टम एनालिसिस बना रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या है भाई, सिस्टम, सिस्टम हम किसे कहते हैं, प्रणाली किसे कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, और साथ में आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट यहाँ पर क्या है, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा क्या लेकर आया है, जो ठीक है, और इस सिस्टम में आप क्या डाल रहे हो, रिसोर्सेज डाल रहे हो, क्या रिसोर्सेज इनपुट कर रहे हो, बच्चे को डाल रहे हो, ठीक है। इसमें फिर टीचर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, वो क्या कर रहा है, उसका अल्टीमेट एम क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए, बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंज आना चाहिए। बीच में प्रोसेस क्या चलेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलने वाला है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलेगी, आपको बच्चे को सिखाना है। तो इनपुट एंडिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन आउटपुट विल बी डिजायर्ड आउटकम, आप क्या चाहते हो, बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन है। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, क्लासरूम में इस तरीके से ये जो है ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से अच्छे से चलाना कि आप डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर पाए, यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 है। तो यहाँ पर बेसिकली हार्डवेयर में आपके ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या आ जाते हैं, आपके टीचिंग के प्रिंसिपल्स हो गए, मैगजीम्स हो गए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वगैरह जो हो गए वो सब आ जाते हैं। सिस्टम एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो, इस पूरे जो सिस्टम है उसको सही तरीके से रन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी ओवरऑल क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। इसी में देखेंगे हार्डवेयर अप्रोच के बारे में थोड़ा सा, और कि हार्डवेयर जो है इस टर्म को आपका जेम्स ओ फिन और अदर्स ने, यानी जेम्स ओ फिन के साथ कुछ और सहयोगी भी थे, उन्होंने जो है इस टर्म को पहली बार दिया था, और इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब क्या है भाई, शिक्षा तो आपके चल ही रही है, उसमें आपने टेक्नोलॉजी भी यूज कर ली। आप एक टॉपिक को ऐसे भी क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने सोचा मैं एक मॉडल को यूज करके पढ़ाऊं तो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपने ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर ली, टेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है, इस टर्म को सबसे पहले लाए थे BF स्किनर, और ये होता है आपका टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रौद्योगिकी, शिक्षा पहुंचानी कैसे है, उसका प्रॉपर तरीका, फेजेस होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करो, मैगजीम्स यूज करो, तो ये सारी चीज क्या है, शिक्षा पहुंचाने का जो तरीका है वो क्या हो गया, वो टेक्निक हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और तीसरा क्या है आपका, सिस्टम अप्रोच, टर्म किसने सबसे पहले यूज किया था, डेविस और हार्टले ने यूज किया था। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित था। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो हार्डवेयर एस्पेक्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, उसे आप क्या कहोगे, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो ये है आपकी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। अभी अभी हमने पढ़ा टीचिंग मशीन, टीचिंग स्ट्रेटेजी, सिस्टम एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। तो देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 हमने किसे कहा था, सिस्टम एनालिसिस को कहा था, सिस्टम विश्लेषण या प्रणाली विश्लेषण। तो ग यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, किसको सॉफ्टवेयर में आप यूज नहीं करोगे, सॉरी इंक्लूड नहीं करोगे, फ्लैश कार्ड्स, OHP, पोस्टर्स, कार्टून्स। अब देखो ये जो फ्लैश कार्ड्स है, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर आप छोटे फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पोस्टर्स हो गए, कई बार मैसेजेस वगैरह को देने के लिए पोस्टर्स का यूज किया जाता है। कार्टून्स भी आपके क्या करते हैं, अगर उन्हें एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए तो कि स्टोरी वगैरह उससे कन्वे की जा सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। OHP क्या है, OHP एक डिवाइस है जिस पर आपकी क्या रन करती है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज होता है, ट्रांसपेरेंसीज। जो ट्रांसपेरेंसीज होती हैं,
ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज बेसिकली ये आपकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है जिसके ऊपर स्केचेस वगैरह ड्रॉ करके या कंटेंट मटेरियल लिखा जाता है, उसको एचपी पे प्लेस करते हैं, तो वॉल पर या किसी भी जगह पर जो एक पर्दा जैसा काम करे आपके लिए, उस पर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि बड़ा बड़ा सब लोगों को दिखाई दे क्लासरूम में। तो ओएचपी क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर पे बेस्ड है, तो ये सॉफ्टवेयर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इमर्जेस फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन, या फिर एजुकेशन एंड फिजिक्स। तो देखो हार्डवेयर जो है आपका, हम मशीन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो आपके डिवाइसेस वगैरह यूज होते हैं, ये आते हैं आपके फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग से। तो हार्डवेयर अप्रोच जो है आपकी फिजिक्स और इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, भौतिकी और इंजीनियरिंग पर, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस का मैंने बता दिया, मैनेजमेंट को फोकस करता है। नेक्स्ट है आपका, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ए लम्सडे, बी एफ स्किनर, ब्रनर, आसुबेल। तो अभी हमने देखा था सबसे पहले किसने यूज किया था आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को, बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क एनालिसिस इज गिवन बाय सिस्टम एनालिसिस, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक्स, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस डायग्राम को देखिए आपको समझ में आएगा। देखो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कह लो, या फिर जब हम सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, सिस्टम एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, तो हम उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, सबसे पहले आता है ट्रेनिंग साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप। दूसरा क्या है आपका, साइबरनेटिक डिजाइन, जिसे हम कहते हैं संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। तीसरा है आपका प्रणाली उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच। अब देखो यहाँ पर, जब आप टीचिंग कर रहे हो क्लासरूम में, जब आप टीचिंग कर रहे हो, तो टीचर का काम क्या क्या है, सबसे पहले तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को एनालाइज करके कि बच्चा मेरे पास किस लेवल का आया है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्या मुझे इसको सिखाना है, ओवरऑल आउटकम क्या चाहिए, उसके बेसिस पे आप पूरा प्लानिंग करते हो। ठीक है, प्लानिंग वाला पूरा पोर्शन हो गया। फिर आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो अच्छे तरीके से, चीज को समझाते हो। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप पहले फीडबैक दोगे, फिर से उसको समझाओगे, असेसमेंट करते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो, ठीक है, डायग्नोस्टिक, बच्चे की प्रॉब्लम को जानने के लिए फिर से उसको दोबारा समझाते हो। यानी ये यहाँ पर एक अलग ही आपका साइकिल, एक लूप चल रहा है। तीसरा आपका होता है कि आपने देखा आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पे अगर आपने देखा कि नहीं अभी जो है पूरा सिस्टम सही नहीं है, अभी मुझे इस करिकुलम में और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लासरूम और अच्छे तरीके से चल सकती है, यानी आप पूरे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करो। यहाँ आपका मैनेजमेंट वाला रोल आ जाता है। तो यही चीज आपकी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो इनपुट देखो, ट्रेनिंग साइकोलॉजी आपके इनपुट फेज पे काम करती है। बेसिकली यहाँ पर टास्क एनालिसिस करना होता है आपको। टास्क एनालिसिस प्लानिंग वाले सेक्शन में हो रहा है, आपके पास किस प्रकार का बच्चा आया है, आपको उसे सिखाना क्या है, ठीक है, क्या आउटकम आप लेकर आने चाहते हो, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, किस तरीके से पढ़ा पाओगे, तो वो सारा टास्क एनालिसिस, कार्य का विश्लेषण आप करते हो। फिर प्रोसेस में क्या होता है, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बेसिकली यहाँ पर क्या चलता है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। साइबरनेटिक्स जो है आपका, ये आपका क्लोज लूप पे काम करता है। क्लोज लूप मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट बच्चे को पढ़ाना है, प्रोसेस आपने पहले प्रक्रिया आपने देखी, उसके बाद आपने क्या देखा, आउटपुट आपने देखा, रिजल्ट कैसा आ रहा है। रिजल्ट मतलब आप ये देख रहे हो बच्चे के समझ में आया या नहीं आया, उसके बेसिस पे आपने फिर से जो है फीडबैक दिया वापस से इस प्रोसेस के अंदर कि नहीं अभी ये सही नहीं हुआ है। वैसे तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये है, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, आपका एक साइकिल जैसा चल रहा है, जहां पर आप ये जो कम्युनिकेशन करना मतलब संप्रेषण, उस समय आप टॉपिक समझा रहे हो, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हो, बच्चे के जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर रहे हो, बच्चा कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप उसको भी सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आप कंट्रोल कर रहे हो वहां पे एक्टिविटीज बाय रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। बच्चे ने अच्छा आंसर दिया, आप रीइंफोर्समेंट दोगे, बच्चे ने गलत आंसर दिया, आप उसे फीडबैक दोगे कि इसे फिर से सुधारो। लेकिन उस फीडबैक के प्रोसेस के रूप में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उस प्रोसेस को तब तक चलाते रहोगे जब तक कि बच्चे से आप जो सिखाना चाहते थे वो चीज वो सीख नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल और फीडबैक और रीइंफोर्समेंट यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। फिर आउटपुट में, आउटपुट के बेसिस पे जब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आउटपुट जब यहाँ पर देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि सिस्टम जो है कितना अच्छा मेरा क्रिएट हुआ है, क्या मुझे सिस्टम में ओवरऑल चेंज करने की जरूरत है। अब आप सिर्फ इस पढ़ाने वाले क्लास वाले बात नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि ओवरऑल जो आपने सिस्टम चलाया था, क्या आपका टास्क एनालिसिस वाला पार्ट अच्छा था, क्या आपने यहाँ पर जो प्रोसेस चलाई थी वो एकदम ठीक थी, आउटपुट डिजायर्ड नहीं आया तो वहां क्या करना है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, आपको उसे फिर चेंज करना है प्रोसेस में, फिर कुछ सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ अल्टीमेटली आपको सिस्टम ऐसा डेवलप करना है जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिले।
ठीक है, तो ये आपके 3 जो है पार्ट्स होते हैं किसके, ये आपके सिस्टम एनालिसिस के, जिसमें आपका क्या क्या आ गया, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक डिजाइन और सिस्टम अप्रोच। यहाँ पर देखो, अब हम फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टास्क एनालिसिस जो आपका दिया जाता है ये किस में आता है, सिस्टम एनालिसिस में, ट्रेनिंग साइकोलॉजी में, साइबरनेटिक्स में, तो ये आता है आपका ट्रेनिंग साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। द मेन स्टेप इन मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग इज द, शिक्षण अधिगम में प्रबंधन में मुख्य कदम है नियंत्रण, योजना बनाना, आयोजन, उपरोक्त सभी। इसके लिए भी इस टॉपिक को देख लीजिए। भाई आईके डेविस ने जो आपका टीचिंग वाला पार्ट है, यानी कि जो टीचिंग होते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो उन्होंने बताया, इसे हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है आपका कि टीचिंग की सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या करोगे, उद्देश्य निर्धारित करोगे, बच्चे को क्या पढ़ाना है उसके लिए मेथड्स वगैरह जो है वो आप सेलेक्ट करोगे, इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होंगी उनका आप चयन करोगे। तो पूरा जो योजना चरण होता है ना वो यहाँ पर चलेगा, यानी प्लानिंग आप पूरी करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, यानी क्लास में जाकर अब आपको जिस हिसाब से भी ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है उसको आप प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करोगे आप। आपको ग्रुप्स में सिखाना है बच्चों को, पेयर्स में सिखाना है, किस तरीके से आप क्या टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, उसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे। टीचिंग एड्स कोई सोच रखी थी तो वो सब भी आप यहाँ पर उसका सेटअप वगैरह लगाओगे, ये चीज आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। ऑर्गेनाइज किया आपने वहां क्लासरूम में जाकर। लीडिंग ऑफ टीचिंग में आ गया टीचिंग, यहाँ अब आपकी एक्चुअल टीचिंग परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी आप बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हो, बच्चों को टॉपिक समझा रहे हो, बच्चों को जब नहीं आ रहा है समझ में तो फिर उनको मोटिवेट कर रहे हो, नहीं आप इसको ऐसे समझिए, नए एग्जाम्पल्स दे रहे हो, बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है लीडिंग में। और लास्ट में है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है इवैल्यूएशन। क्या मतलब है इसका, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। देखो प्लानिंग से प्लानिंग समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग से भी समझ में आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को संगठित कर रहे हैं। लीडिंग का मतलब होता है टीचिंग, ये ध्यान में रख लो। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है यहाँ इवैल्यूएशन पार्ट आ गया। अब आप मूल्यांकन करोगे यहाँ पर कि आपका जो भी प्रोसेस आपने चलाया है, अब बच्चे उसमें कितना सीखे, और आपका जो टीचर्स के लिए फीडबैक रहता है कि आपका ये पूरा जो प्रोसेस था वो कितना सही था, आपने कितना सही तरीके से प्लानिंग करी थी। POLC, ठीक है, इससे याद कर लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, हिंदी में भी आपके दिए हुए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था कि मेन स्टेप्स मैनेज करने में, टीचिंग लर्निंग ओवरऑल मैनेज करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सभी होते हैं, प्लस लीडिंग भी होता है, वो यहाँ दिया नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। इस चीज को अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपका सिलेबस में भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक अधिगम का उदाहरण है। रिकॉर्ड किया गया वीडियो व्याख्यान, ईमेल पत्राचार, लाइव जूम क्लास, चर्चा मंच। देखो दो टाइप की लर्निंग होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम में आपका क्या चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है दो लोगों के बीच में। जैसे अगर मान लीजिए ये तो अभी रिकॉर्डेड क्लास है तो ये एसिंक्रोनस में आएगी। अगर ये लाइव चल रही होती तो मैं आपको लाइव पढ़ा रही होती और आप यहाँ से कमेंट्स के माध्यम से मुझे फीडबैक भी दे रहे होते, पूछ रहे होते अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट, तो ये क्या हो जाती, जब हम रियल टाइम में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो सिंक्रोनस हो जाएगा। व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप में क्या होता है आपका, अगर आप भी ऑनलाइन हो और आपका फ्रेंड भी ऑनलाइन है और आप रियल टाइम में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, आप यहाँ से कुछ मैसेज कर रहे हो, वहां से रिप्लाई आ रहा है, वहां से कोई बात आ रही है, आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा। लेकिन एक चीज अगर हम इसमें ऐसा देखें कि मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन जिस फ्रेंड से बात करनी है वो अभी ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया, अब जब उसको टाइम होगा वो देखेगी और इसके बाद वो मुझे रिप्लाई बैक कर देगी, तो ये एसिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्या होता है, जैसे ईमेल्स आपने लिखे तो मैंने ईमेल कर दिया, जब वो देखेंगे ऑनलाइन जाएंगे तब वो इसके बाद वो उसका रिप्लाई करेंगे, तो एसिंक्रोनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एसिंक्रोनस हो गया, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस एसिंक्रोनस हो गया, लाइव जूम क्लास जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स लाइव उसी समय एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, एक ही टाइम पे ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सिंक्रोनस में आ जाएगी। डिस्कशन फोरम भी क्या होते हैं आपके, एसिंक्रोनस होते हैं। एक बार आपने कोई बात लिख दी, उसके बाद जब कोई उस फोरम पे आएगा, जब उसे लगेगा कि हाँ मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए, तब वो रिप्लाई करेगा, तो एसिंक्रोनस हो गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंटेंट ऑन बोर्ड, टैबलेट। तो देखो सॉफ्टवेयर में हमने क्या कहा था, जिस जो चीज इनटेंजिबल है, तो यानी आपका क्या आ जाएगा, कंटेंट ऑन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड अपने आप में हार्डवेयर होगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो मटेरियल लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा है, विषय वस्तु लिखी है, वो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ब्लेंड मतलब होता है मिक्स, ठीक है। तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या चीज मिक्स कर रहे हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दो चीजें मिक्स कर रहे हो, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक टीचर ने
मान लीजिए अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रुप में जोड़ रखा है, उन्होंने कुछ कंटेंट भेजा कि इस वीडियो को आप लोग देख के आना, एक टॉपिक भेजा था उन्होंने, उस टॉपिक में एक एक्सपेरिमेंट था, तो वो बच्चों को कह दिया कि आप इसे घर से करके आओगे, कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो ये ब्लेंडेड का आपका एग्जाम्पल हो गया। आपने कुछ ऑनलाइन मटेरियल बच्चों को घर पर करने के लिए दिया था, कुछ लर्निंग मटेरियल, उसके बाद आपने क्लासरूम में फेस टू फेस भी बच्चों को उसके साथ मतलब डिस्कशन किया उस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो यूजिंग ओनली डिजिटल टूल्स, यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल मेथड्स, कंबाइनिंग ऑनलाइन डिजिटल मीडिया विद ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स, या फिर टीचिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को अगर आप पारंपरिक कक्षा विधियों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लेंडेड लर्निंग में आएगी। Which of the following best defines educational technology? तो अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? विद्यालय में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग, कक्षा में केवल इंटरनेट का उपयोग, शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोग। देखो सिर्फ टेलीविजन नहीं आएगा इसमें, सिर्फ इंटरनेट नहीं आएगा इसमें, सिर्फ डिजिटल उपकरण भी नहीं आएंगे। हमने क्या कहा, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके वो मशीन या कंपोनेंट्स या वो चीजें नहीं है, आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वगैरह भी तो है। तो जब हम एक साइंटिफिक अप्रोच को यूज करके हम अपने जो डिलीवरी है, जो एजुकेशन को हमें देना है बच्चों को, उसको बेहतर बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज। देखो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, सीएआई वगैरह, प्रोग्राम लर्निंग हो गए आपके, ये सारे आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। कंटेंट जो है बच्चे के पास कंप्यूटर पे लिखा हुआ आ जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा क्वेश्चंस करता है, इमीडिएट उसको वहां पर फीडबैक मिलता है कि उसका आंसर सही है गलत है, तो बच्चा जो है यहाँ पर पर्सनलाइज लर्निंग कर सकता है। यहाँ पर पूछा क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग पेस, एक्सपेंसिव सेटअप, लैक ऑफ इंटरेक्शन, ओनली यूजफुल इन साइंस। सिर्फ साइंस में यूजफुल नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता यहाँ पर, देखिए सारी चीज आप उससे नहीं बढ़ा रहे हो ना, आपने कुछ वहां पर बच्चे को पढ़ने के लिए दिया है और इंटरेक्शन हो रहा है अभी भी बच्चे और यहाँ पर जो मटेरियल चल रहा है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो लेकिन लैक ऑफ इंटरेक्शन मान के हम ये नहीं कह सकते, हम इसे नकार नहीं सकते कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। फिर एक्सपेंसिव सेटअप नहीं होता है, लेकिन एडवांटेज पूछा है यहाँ पर, डिसएडवांटेज नहीं। तो पर्सनलाइज लर्निंग पेस बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चा जो है इससे अपनी स्पीड पे सीख सकता है। कोई जल्दी वो मटेरियल समझ लेगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आंसर करेगा, कोई हो सकता है टाइम लेगा, तो अपनी स्पीड पे वो कर सकता है। क्लासरूम में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हो जाता है, सारे बच्चे एक साथ बैठे, टीचर तो एक बार बोल रही है ना, तो बच्चे कुछ बच्चे स्लो लर्नर है तो वो ग्रैप ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे, तो डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यहाँ पर बेसिकली डिसएडवांटेज आपको बताना है, एनहांस्ड एंगेजमेंट, एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज, इंक्रीज्ड कॉस्ट ओनली, वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन। वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन सही है, वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज पे हमारा एक्सेस हो जाता है, बिल्कुल सही। एंगेजमेंट यानी बेहतर सहभागिता, यानी बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होकर देखते हैं, लेकिन हाँ कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉस्ट तो इंक्रीज होती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स इनेबल इमीडिएट फीडबैक, पेपर बेस्ड असेसमेंट ओनली, डिलेड फीडबैक, लिमिटेड ट्रैकिंग। तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर आपके पास कहाँ आ रहे हैं, नेट पर आ रहे हैं और आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनेबल क्या करते हैं, इमीडिएट फीडबैक, बिल्कुल सही है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। सिर्फ पेपर बेस्ड तो होता ही नहीं, वैसे भी डिलेड फीडबैक नहीं होता और लिमिटेड ट्रैकिंग नहीं होती। आप बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं किस बच्चे ने क्या आंसर्स दिए थे, उसका फुल रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर है आपका ए, इमीडिएट फीडबैक। तो ये है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टॉपिक। आई नो इसमें थोड़े से जो आपके डिफिकल्ट टर्म्स हैं, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट ओवरऑल आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। अगर आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी का हमारा कोर्स भी चल रहा है, जहां पर हमारा एलटी साइंस, एलटी एसएसटी का कोर्स भी चल रहा है। साथ ही साथ हमारा एलटी का केवल अगर आप पार्ट 1 लेना चाहते हैं, एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके वाला, वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।